तो संविधान जैसे बाकी किताबें होती हैं वैसे हमारे संविधान भी क्या है, एक किताब है। क्या है, एक किताब है। जैसे बाकी किताबों में लिखा होता है सेम वैसे हमारी संविधान की किताब में भी लिखा है कि नहीं लिखा है, सेम वैसे लिखा है। तो हमने जैसे तुमको बताया था पिछले वीडियो में कि तुम लोग वहाँ पे जा करके देखोगे तो तुमको पता लगेगा कि जैसे किताब में एक भूमिका होती है वैसे यहाँ पे भी एक भूमिका है, और इस भूमिका को यहाँ पे प्रस्तावना कहा गया है, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। लगभग कोई भी क्वेश्चन उससे छूटने वाले नहीं है। किसी भी एग्जाम में जाओ, चाहे यूपीएससी में जाओ, पीसीएस में जाओ, किसी भी एग्जाम में जाओ, लगभग उससे कोई एग्जाम में छूटेंगे नहीं। प्री में तो यूपीएससी में भी शायद ना छूटें, है ना। अब हम लोग बात करते हैं उसके अंदर थोड़ा और चलते हैं। तो किसी भी किताब में जब भूमिका से आगे बढ़ोगे तो तुमको वहाँ पे फिर क्या दिखेंगे, बहुत सारे लेसन्स दिखेंगे, पाठ दिखेंगे, है ना। प्रस्तावना हमारे संविधान में उन्हीं लेसन्स को, उन्हीं पाठ को क्या कहा गया है, भाग कहा गया है। क्या कहा गया है, भाग कहा गया है। तो हम लोग भाग स्टार्ट करेंगे। हमारे संविधान में हमको पता है कितने भाग हैं, कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, है ना। गणना के आधार पर देखें तो 25 भाग हो जाएंगे, है ना। कितने भाग हो जाएंगे, 25। तो हम लोग शुरुआत से शुरुआत करेंगे, है ना। पहला भाग कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा, है ना। पहला भाग पहला ही होता है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, है ना। इसमें क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 यानी पाठ नंबर, है ना, पाठ संख्या पहली ना, लेसन नंबर 1 ऐसे कह सकते हो। इसमें हम देखेंगे इसमें क्या दे रखा है। पहले वाले भाग में, पहले भाग में क्या दे रखा है, हाँ इसमें दे रखा है भारत और राज्य क्षेत्र, है ना। क्या दे रखा है, भारत और राज्य क्षेत्र। ये समझ लो पाठ का नाम है। ये क्या है, इसी भाग का, इस चैप्टर का, इस अध्याय का या इस पाठ का नाम क्या हो जाएगा, भारत और उसके राज्य क्षेत्र, है ना। इंडिया एंड इट्स यूनियन स्टेट, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अब हम बताएं तुमको, जैसे तुमने देखा होगा यूपी बोर्ड वाले जो हैं उन्होंने अभी जब लिखते थे, अपनी नोटबुक बनाते थे तो उसमें क्या लिखते थे, हेडिंग डाल के लिखते थे। तो हेडिंग संख्या 1, हेडिंग संख्या 2 ऐसे करके लिख लेते थे, है ना। सीबीएसई वाले हैं पॉइंट बना करके लिखते थे, पॉइंट लिखते थे नहीं लिखते थे, है ना। तो पॉइंट लिखते थे। ऐसे यहाँ पे भी बनाया गया है। अब चैप्टर है, पाठ है, तो इसके अंदर पॉइंट होंगे, तो ऐसे इसमें भी पॉइंट रखे गए हैं, ठीक है। उन्हीं पॉइंट के अंदर हमारे प्रावधान लिखे गए हैं, ठीक है। तो अब अगर देखें कि पहले वाले भाग में या पहले वाले चैप्टर में कितने ऐसे पॉइंट लिखे गए हैं, उन्हीं पॉइंट को अनुच्छेद कहते हैं। यहाँ पे ऐसे कितने अनुच्छेद या ऐसे कितने पॉइंट इस भाग में लिखे गए हैं, कोई बताएगा यहाँ पे कितने हैं, मुंह से बताओ। 4 हैं, है ना। तो अनुच्छेद 1 से लेकर के, कहाँ से लेकर के, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक क्या मिलेगा तुमको, भाग 1 मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, भाग 1 मिलेगा। इसमें क्या दिया गया, भारत और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे, है ना। इसको क्या कह सकते हैं, आर्टिकल नंबर 1 कह सकते हैं, है ना। ये हमको मिलेगा, आर्टिकल को अनुच्छेद कहते हैं ना ऐसे, तो अंग्रेजी वाले इनको पता होता है। तो इस अनुच्छेद में, पहले वाले अनुच्छेद में क्या दिया गया है, भारत। भारत क्या दिया गया है, इसका टाइटल है कि जो भारत है, हमारा प्यारा भारत है। साथ में लिखते रहना क्योंकि मिटाते रहेंगे, ठीक है। क्या है, भारत राज्यों का संघ है। क्या है, संघ है ना। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, अंग्रेजी में लिख दे, इतनी इंग्लिश आती है हमको भी। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। इंडिया क्या है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। दुनिया में कई प्रकार के तुमको यहाँ पे संघ मिलेंगे। जो शब्द यहाँ पे संघ देख रहे हो ना, इसमें है कंफ्यूजन। क्या है, बहुत कंफ्यूजन है दुनिया भर में, अत्यंत कंफ्यूजन जिसको कहते हैं वो है। देखो जो संघ तुम शब्द देखते हो 3 प्रकार से होते हैं। कहीं भी किसी भी देश में जाओगे 3 प्रकार से चीजें तुमको मिलेंगे। एक होता है कॉन्फेडरेशन। क्या होता है, एक होता है कॉन्फेडरेशन, और एक क्या होता है, फेडरेशन होता है, नाम सुना ही होगा ये। और एक होता है यूनियन। 3 प्रकार की चीजें होती हैं। अब हिंदी वाले कंफ्यूज मत होना, हिंदी वाले में बता देते हैं। जो कॉन्फेडरेशन होता है इसे कहते हैं परिसंघ। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परिसंघ। ये क्या है, कॉन्फेडरेशन मतलब परिसंघ होता है। तीनों में अलग अलग क्या है, इसको समझ लो। तीनों चीजें अलग अलग हैं, इनकी अलग अलग शब्द हैं, तो इनकी परिभाषा भी कुछ अलग होगी, कुछ ना कुछ इसमें अलग होगा, है ना। हम अपने वाले में देखें तो हम किस में हैं, हम यूनियन हैं, मतलब हम ये तीसरा वाला है। हम कौन सा है, ये तीसरा वाला है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कन्फेडरेशन क्या था। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कन्फेडरेशन ये होता है, जैसे तुमने देखा होगा कि जब भारत में मुगल साम्राज्य वगैरह चलते थे तो कभी भी उससे कोई साम्राज्य, कोई भी क्षेत्र एक टूट करके अलग हो जाता था बड़ी आसानी से। कभी तुमने देखा बंगाल अलग हो गया, कभी देखा अवध अलग हो गया, कभी हैदराबाद अलग हुआ जा रहा है, टूट जाते थे आराम से। मराठा का भी साम्राज्य जैसे था, कोई कभी टूटा जा रहा है, कोई कभी टूटा जा रहा है। तो वो क्या था,
कन्फेडरेशन था। क्या था? परिसंघ था, साम्राज्य था बड़ा सा, पर उसमें कोई भी कितने भी आसानी से टूट करके जा सकता है, आसानी से अलग हट सकता है। उसे क्या कहते हैं? परिसंघ कहते हैं, कन्फेडरेशन कहते हैं। फिर बात आती है फेडरेशन की, इसको हिंदी में कहते हैं संघ। क्या कहते हैं? संघ। लेकिन कंफ्यूज मत होना, फेडरेशन को भी संघ कहते हैं और यूनियन को भी क्या कहते हैं? ये भी संघ है। हिंदी में दोनों का मतलब एक ही है, पर अंग्रेजी में दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। हिंदी में एक ही जैसी है, ये भी संघ है, ये भी संघ है, लेकिन ये क्या है? फेडरेशन है और ये यूनियन है। हम लोग कौन सा संघ है? ये वाला संघ है या ये वाला संघ है? हम लोग ये वाले संघ है। इस वाले में फिर क्या है? अगर हम ये वाले हैं तो इस वाले में क्या है? क्या है इस वाले में? अमेरिका देखा तुमने? अमेरिका में तुम लोगों को पता है 50 राज्य हैं, और 50 राज्य आपसी सहमति से एक मिलकर के क्या बने हैं? फेडरेशन बने हैं। क्या बने हैं? एक फेडरेशन बने हैं। एक देश तब बनते हैं जब 50 राज्य आपस में एक समझौता कर लेते हैं, आपसी सहमति कर लेते हैं कि हम लोग मिल करके एक क्या बनाएंगे? एक राष्ट्र बनाएंगे, एक देश बनाएंगे, तब जाकर के वो बन जाता है फेडरेशन। ऐसे में राज्यों के पास में ज्यादा पावर होती है, वो अलग हो सकते हैं क्योंकि तुमने समझौता कर रखा है, तुमने पड़ोसियों के साथ समझौता कर रखा है कि हमारी जमीन यहाँ तक, तुम्हारी जमीन यहाँ तक, पर बवाल कर सकते हो तुम लोग, लड़ाई कर देते हो कि हमारी तुम्हारी दोस्ती है, ये हमारा समझौता है कि हम लोग कभी मारपीट नहीं करेंगे। लेकिन कभी तुम्हारा कोई सामान को चुरा के ले गया या तुम किसी का चोरी करके ले आए तो तुरंत मारपीट कर दोगे नहीं कर दोगे? तो इसमें तुम्हारे मारपीट हो सकता है, पर संभावना होती है कम, है ना? मतलब इसमें से अगर कोई अलग जाना चाहे तो जा तो सकता है, पर संभावना कम होती है, क्योंकि आपसे समझौते से तुमने सहमति जताई है इसके लिए, तो तुम इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ोगे। तो यही बात है फेडरेशन में। अमेरिका में राज्यों का फेडरेशन है ना? अमेरिका क्या है? राज्यों का एक फेडरेशन है। संघ तो दोनों है, संघ से हिंदी में तो कंफ्यूज हो जाओगे, अंग्रेजी में फेडरेशन है। क्या है? फेडरेशन। यहाँ पे सभी राज्य आपसी सहमति से मिलजुल कर रहते हैं। इनमें ज्यादा पावर किसके पास होती है? राज्यों के पास। किसके पास ज्यादा पावर होती है? राज्यों के पास। अब बात करते हैं यूनियन। हम लोग हैं क्या? यूनियन। इसमें तुम ऐसे समझो कि आने वाले के पैरों के निशान तो मिलते हैं, पर जाने वाले के पैरों के निशान नहीं मिलते, है ना? वो डायलॉग याद है ना? वही वाली बात है ये, कि इसमें क्या है, तुम शामिल तो हो सकते हो, आराम से शामिल हो जाओ, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पावर सेंटर के पास रहेगी, केंद्र के पास रहेगी। किसके पास रहेगी? केंद्र के पास रहेगी। इसमें पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादातर रहेगी, है ना? इसलिए हम कहते हैं हम सशक्त केंद्र के साथ एक केंद्रीय व्यवस्था अपने यहाँ रखते हैं। तुम्हारे यहाँ ज्यादा कौन सशक्त कौन रहेगा? केंद्र रहेगा। राज्य भी है पर सशक्त है हमारा केंद्र। केंद्र के पास ज्यादा पावर है। इसमें अगर तुम शामिल हो गए तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी मर्जी से शामिल हो गए ठीक है, लेकिन जाओगे अपनी मर्जी से नहीं, ठीक है? इसमें आने वाले के पैरों के निशान मिलेंगे पर जाने वाले के पैरों के निशान नहीं मिलेंगे। ये बात समझ में आई? तो इतना लिख लिया हम लोगों ने। अब बताते हैं अगला वाला। तो फेडरेशन, कन्फेडरेशन और यूनियन, ये बात समझ में आई? आसानी से समझ में आ गई होगी, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 2। कौन सा देखेंगे? अनुच्छेद 2। इसको क्या कहेंगे? आर्टिकल नंबर 2, है ना? इसमें क्या दिया गया है आर्टिकल 2 में? बताओ आर्टिकल 2 में क्या है? इसमें दिया गया है कि जो संसद है हमारी, संसद जानते हो? संसद है ना? क्या है लिखा है? संसद जो है विदेशी राज्यों को मिला सकती है। क्या कर सकती है? विदेशी राज्यों को शामिल कर सकती है या मिला सकती है, जो भी कह लो, एक ही बात है ना? क्या कर सकती है? शामिल कर सकती है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब होगा कि संसद विदेशी राज्यों को शामिल कर सकती है? हाँ, इसका सीधा एग्जांपल हमारे पास है कौन? सिक्किम। तुम लोगों को ऐसा लगता होगा कि सिक्किम अपना ही है अपना, पर इससे पहले हमारा नहीं था, है ना? इंडिया का मैप कितने लोग बना लेते हो? यहाँ बना दें, मान लेना कि लगभग इंडिया के जैसा ही बना है ना? क्योंकि उतना बेहतरीन तो कोई बना ही नहीं सकता जितना बेहतरीन वो है। कुछ ऐसा है इंडिया, है ना? लगभग लोग मान लो यहाँ पे बांग्लादेश ज़्यादा बना दिए हैं। अपनी ज़मीन तो देंगे नहीं, बिल्कुल भी किसी कीमत पे नहीं देंगे, तो हम क्या करते हैं? हाँ, इनका ले लेंगे वो ठीक है, लेकिन अपनी नहीं देंगे। अब ठीक लग रहा है ना? तो ये क्या है? कुछ भारत जैसा लग रहा है ना? हालांकि भारत इससे बेहतरीन है ना? तो यहाँ पे तुमको एक जगह दिख रही होगी, ये अभी भारत में है ना? इसी को सिक्किम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्किम कहते हैं। ये सिक्किम है। अच्छा, इसका पूरा इतिहास है सिक्किम का, बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ पे इधर वाला क्षेत्र जो तुम देख रहे हो, ये तिब्बत है। क्या है? तिब्बत है।
तो तिब्बत में एक राजवंश हुआ करता था, लगभग 1642 के आसपास की घटना है। वहां पे राजवंश हुआ करता था, तो उनके जो राजकुमार थे उनको सपने में एक दिन आया कि हमको दक्षिण में जाना है। अब तिब्बत के दक्षिण में आओगे तो क्या मिलेगा? सिक्किम। तो इसके दक्षिण में चले गए और यहीं पर आकर के रहने लगे। धीरे धीरे इन्होंने क्या बना लिया? एक वंश बना लिया, जिसको कहते हैं हम लोग नामग्याल वंश। कौन सा वंश बना लिया? इसे में लिख दें, नामग्याल वंश बना लिया, है ना। लगभग 1700 आसपास आते आते वंश अच्छा खासा चलने लगा। यहाँ पे राजतंत्र चलने लगा, क्योंकि राजा का राजवंश चल रहा है तो क्या हो जाएगा? राजतंत्र हो जाएगा। यहाँ पे राजा हो जाएंगे और यहाँ के राजा को क्या कहते हैं? चोग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? चोग्याल क्या है? राजा है ना। तो यहाँ पर ये आकर के रहने लगे। यहाँ पे एक राजतंत्र चलने लगा सिक्किम में। लेकिन ये जो तिब्बत है, इसके इधर चाइना हुआ करता था, तो चाइना ने तिब्बत पे कर दिया आक्रमण। तुम लोगों को याद होगा कब किया है? तो 1959 के आसपास तिब्बत पे आक्रमण कर लिया और तिब्बत को अपने में शामिल कर लिया। किसने? चीन ने। यहां तक तो सब ठीक था। खतरनाक बात यह है कि जब तिब्बत को उसने अपने में अधिग्रहण कर लिया, मिला लिया, शामिल कर लिया जबरदस्ती, तो यहाँ के लोगों को उठा उठा के इधर फेंकने लगा। किसी को यहाँ कर दिया, किसी को यहाँ कर दिया, किसी को यहाँ। कोई यहाँ से तिब्बत से बिछड़ा तो वो सिंजियांग में जा पहुंचा। कहाँ गया? कोई बीजिंग में जा पहुंचा। सब अलग अलग हैं इधर उधर। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई। चीन ने ये इसलिए किया था क्योंकि उसको पता था कि ये सभी एक पास रहेंगे तो हो सकता है इनमें मिलजुल कर एक संगठन बनाने की एक भावना आ जाए और चीन का विरोध करने की भावना फिर से उत्पन्न हो कि हम फिर से आज़ादी लेना चाहते हैं, हम फिर से एक नया राष्ट्र बनेंगे, तिब्बत बनेंगे, हम चीन में शामिल होना नहीं चाहते हैं। ये बात थी। इसलिए चीन ने क्या किया? इन सबको अलग अलग बिखेर दिया। अब दूर दूर हो, किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे साम्राज्य में, कहीं अलग जाकर के, बाहर जाकर के तुम किसी का विरोध इतनी जल्दी नहीं कर सकते। चीन को ये बात बहुत अच्छे से पता थी। यहाँ पर ला करके तिब्बत में अपने लोग बिठा दिए, इसने बसा दिया। ये सब देख रहा था इधर सिक्किम भी। सिक्किम के लोग डरने लगे। सिक्किम को लगा यार ये तो तिब्बत तो इतना बड़ा था, हम तो इत्तू से हैं, हमको अगर हमारे ऊपर कर दिया यही, क्योंकि चीन कर देगा। सबको दुनिया को पता है कि चीन कैसा है, आसपास का उसको सब चाहिए, सब उसका है, उसके बाप का है। तो चीन सिक्किम को भी ये लगने लगा कि ये हमारे ऊपर भी ऐसा कर सकता है और कर देता। तो इन लोगों ने हमसे क्या कहा, जब हम नया एक राष्ट्र बन करके 1947 में आज़ाद हुए थे, तो उसी समय सिक्किम ने हमसे कह दिया था कि हम भी आप में शामिल होना चाहते हैं। तो हमारे नेहरू चाचा उस समय प्रधानमंत्री थे, एकदम बिल्कुल दयालु टाइप के आदमी, कहा कि तुम आराम से रहो, हम शामिल नहीं करेंगे तुमको, पर तुम डरते हो ना चीन से तो तुम चिंता मत करो, तुमको हम संरक्षण प्राप्त करेंगे, है ना। तो सिक्किम उस समय तक हमारे संरक्षित था, है ना। सिक्किम हमारा संरक्षित था, पर वो हमारा शासन में नहीं था। वो अलग एक राज्य था, वहाँ पे राजशाही चलती थी। हमारे यहाँ राजशाही से तो सख्त नफरत है, हम लोग तो लोकतंत्र हैं, यहाँ तो लोकतंत्र ही चलेगा, है ना, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। लेकिन सिक्किम में राजतंत्र था। कौन रह रहा था? कौन सा वंश? नामग्याल वंश के चोग्याल राजा शासन यहाँ पे करते थे, हाँ। तो ऐसा चल रहा था यहाँ पे। लेकिन फिर समस्या आ गई, धीरे धीरे बढ़ता रहा। फिर सिक्किम के लोगों को ज़्यादा लगने लगा कि नहीं, भारत में मिलना ही ठीक है, नहीं तो अब इधर चीन जो तिब्बत के साथ किया है वो इसके साथ भी कर सकता है। भारतीय सरकारों को भी लगा कि ऐसा अब ठीक है कि इसको अब मिला लेते हैं, केवल इसको संरक्षण नहीं देते हैं, पूरा का पूरा राज्य अब भारत में शामिल कर लेते हैं। ऐसा भारत की सरकार को लगा। तो भारत की सरकार ने क्या किया? 6 अप्रैल को, किस डेट को? 6 अप्रैल 1975 को भारतीय सरकार इसी नामग्याल वंश का जो वंश चल रहा था, यहाँ पे राजशाही चल रही थी, उसी के महल के बाहर 6 अप्रैल को भारतीय सेना के ट्रक जा करके पहुंच गए। कहाँ? इसी सिक्किम में। अब वहां पे जा करके पूरे उस महल को घेर लिया। किसने? भारतीय सेना ने। हम जहां पहुंच जाए वहां क्या, उस भाई साहब राजा के पास सैनिक पता कितने थे? मात्र 243 सैनिक। मात्र 243 सैनिक लिए हुए वो पूरा एक राजा राजशाही चला रहा था। भारतीय सेना ने 2 मिनट में घेर लिया पूरा राजमहल और वहां पे उसको नजरबंद कर दिया गया, उसी के महल में जो वहां पे चोग्याल राजा हुआ करते थे। ठीक है। अब क्या किया? वहां पे जनमत कराया गया, लोगों से उनकी वोटिंग कराई गई कि तुम किस साइड में रहना चाहते हो, तुम अपना खुद का राज चाहते हो या भारत में आना चाहते हो, क्योंकि वो हमारे ही अधीन काम कर रहे थे। वहां की सारी रणनीतियां हम लोग अपने हिसाब से चला रहे थे क्योंकि वो हमारे ही संरक्षण में थे, है ना। तो हमने फाइनल डिसीजन लेना चाहा कि अब उधर जाना चाहते हो या इधर जाना चाहते हो, बीच में अपना खुद राज्य का चाहते हो अपना। तो वहां पे वोटिंग कराई गई। लगभग 97.5% लोगों ने भारत के पक्ष में वोट किया। मतलब समझ रहे हो, केवल राजा और उसके चमचे छोड़ दो तो सारे लोगों ने क्या कहा कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि वहां की जनसंख्या बहुत नहीं है। आज भी वो जनसंख्या की दृष्टि से देखोगे
तो सबसे कम पे आएगा, है ना, सबसे कम पे। और अगर तुम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो दूसरे नंबर पे सबसे छोटा है, तो जनसंख्या में सबसे छोटा वैसे भी है ना। तो यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा थी नहीं, लगभग 97.5% लोगों ने भारत के पक्ष में वोटिंग किया कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। अब भारत डायरेक्ट तो उसे मिला नहीं लगा, भारत को पता था कि उसके पास अनुच्छेद 2 है जिसके तहत तो क्या कर सकता है, विदेशी राज्यों को भी शामिल कर सकता है, लेकिन उसका प्रोसेस होता है। क्या होता है? उसका प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस बड़ा आसान है, साधारण बहुमत से तुमको इसमें शामिल करना है, 50% से एक वोट ज्यादा पा लो और शामिल कर सकते हो। तो संसद में, लोकसभा में अगर जाओगे, लोकसभा में पेश करने के लिए तुमको 545 सदस्य होते हैं, 545 में से आधे से एक ज्यादा करोगे तो कितना, 273 लोग लगभग पहुंचेंगे। तो 273 लोगों की वोटिंग चाहिए थी। तो उस दिन, जिस दिन इसको शामिल करना था, उस दिन लोकसभा में इतने लोग उपस्थित थे ही नहीं। लोकसभा में मात्र 310 लोग उपस्थित थे। कितने लोग उपस्थित थे? तो 310 का आधा हमको चाहिए था। तो भाई साहब हुआ क्या, सारे लोगों ने कह दिया कि नहीं मिला लो, ठीक है। 310 में से 299 लोगों ने क्या कह दिया कि सिक्किम को मिला लो, सिक्किम के मतलब भारत के पक्ष में वोट कर दिया कि सिक्किम को भारत में मिला लो। लेकिन वो फिर कहते हैं ना कि कुछ तो खच्चर हर जगह होते हैं, तो भारत में भी थे, लोकसभा में वहां पे तब भी मौजूद थे। उन्होंने क्या किया, 11 लोग जो थे वो इसके विपक्ष में चले गए। अभी तो मिलाकर के 310 होंगे, 11 विपक्ष में चले गए। 299 लोगों ने पक्ष में वोट किया। अब तो भारी बहुमत था, साधारण बहुमत के भारी बहुमत मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब क्या रह गया इसमें? सभी लोगों ने लगभग कह दिया और फिर क्या हो गया, फिर राज्यसभा में गया। राज्यसभा में जाने के बाद में ये फिर आई डेट, ये वाली नीचे वाली मिटा दें, है ना। तो ये तो तुमको ऐसे ही बता दिए थे। ये डेट ध्यान रखो, 15 मई 1975 को राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए। क्या कर दिए? राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद में 16 मई, किस डेट को? 16 मई 1975 को, जब सिक्किम का राजवंश खत्म हो गया, क्योंकि ध्यान रखना भारत में राजवंश नहीं चलेगा। सीधी सीधी बात प्रस्तावना में लिखी है कि लोकतांत्रिक हमारा होगा, हमारा देश कैसा होगा? लोकतांत्रिक। यहाँ पे राजशाही किसी भी प्रकार से नहीं चलेगी। इसी चक्कर में हमने भूटान को नहीं लिया, भूटान भी शामिल होना चाहता था, बस उसकी एक शर्त थी कि हम राजशाही रखेंगे, हमको एक राज्य के जैसा ही ट्रीट करना तुम, पर हम अपने यहाँ चुनाव नहीं करवाएंगे। जैसे मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं विधानसभा के, हम वैसा नहीं करेंगे। केवल हमारे यहाँ राजा रहेगा, बाकी हम तुम्हारा ही रहेंगे। केंद्र की सरकार हमारे ऊपर रहेगी, राजा के ऊपर रहेगी, वो ठीक है, मंजूर है हमको। लेकिन भूटान इतना ही चाहता था कि उसके यहाँ राजशाही रहे, तो हमने इसी बात पे उसको छोड़ दिया कि ना, तुम अलग ही रहो। हम अपने संविधान के साथ में थोड़ी भी छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोकतंत्र है वो हमारे संविधान की मूल है और उसको तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। शामिल होना है तो लोकतंत्र बनना पड़ेगा, नहीं तो आज़ाद रह सकते हो। तो भूटान ने अपना स्वयं आज़ाद रहना सुनिश्चित किया, लेकिन उसने कहा कि आप मेरी रक्षा करते रहना। तो आज भी हमारे संरक्षित है। अगर वो मान लेता उस समय, तो वो आज भी सिक्किम के जैसा भूटान भी हमारा क्या होता, एक राज्य होता। क्या होता? एक राज्य होता। तो 16 मई 1975 की डेट वो है जिस दिन से सिक्किम में राजवंश खत्म हो गया, और इसी डेट से सिक्किम क्या है, हमारा एक राज्य हो गया, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, सिक्किम कैसे हमारा राज्य बना पता चल गया। सिक्किम हमारा एक राज्य बन गया किस डेट से? 16 मई 1975 से। तो अनुच्छेद 2 समझ में आया कैसे होता है। इसमें ज्यादा तुम बवाल भी नहीं कर सकते कोई, इसमें बवाल तो राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते कि कोई भी विदेशी राज्य मिलाना है तो राष्ट्रपति ये नहीं कह सकते हम साइन नहीं करेंगे, अभी बताएंगे उसके बारे में। तो अनुच्छेद 2 समझ में आया तुमको। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का क्या है? संघ है। अब संघ क्यों पहले बताया गया? क्योंकि पहली बात ध्यान रखो, सिक्किम कहे अभी शामिल होना चाहते, बाद में कहे कि नहीं हम बाहर निकलना चाहते हैं, तो फिर वही बात अनुच्छेद 1 याद दिलाया जाएगा कि आने वाले के पैरों के निशान तो मिलेंगे बेटा, लेकिन जाने वाले के पैरों के निशान नहीं मिलेंगे। तो बाहर तो तुम जा ही नहीं सकते, मतलब एक बार अगर अंदर आ गए तो फिर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है कोई रास्ता। यही भाई साहब जम्मू कश्मीर को लगता था, जम्मू कश्मीर को लगता था कि हम तो अलग हो ही जाएंगे, है ना, हम अपना अलग एक देश बनाएंगे। तो वो ये भूल गया कि राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया है कि हम तुम में शामिल हो गए हैं। अब उनको कौन समझाए कि आने वाले के पैरों के निशान होते हैं यहाँ पर, जाता कोई नहीं है यहाँ से, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 3। क्या कहेंगे इसको? आर्टिकल 3, यही तो कहेंगे। क्या है इसमें? हाँ, संसद जो है ये भी संसद ही करेगा। कौन करेगा? संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है? राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है और नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है? सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है। सिंपल सी बात है ना। देखो अभी क्या था, बाहरी अनुच्छेद 2 कह रहा था कि किसी बाहरी राज्य को हमें मिलाना है तो हम इस पे काम कर सकते हैं, और अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? अपने ही अंदर किसी भी राज्य को अगर
हम लोग तोड़ा फाड़ी करना चाहें, उसमें छोटा बड़ा करना चाहें, कि किसी को तोड़ के 2 कर दें या छोटे छोटे 2 को मिला करके 1 कर दें, तो ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे कैसे? अनुच्छेद 3 की तरह। कौन करेगा? तो संसद करेगी, सीधी सी बात है ना। वो अलग बात है कि किसी भी राज्य, मान लिया उत्तर प्रदेश से तोड़ करके तुमको कोई हिस्सा अलग करना है, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी आएगा, पहले संसद में आएगा, फिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आएगा, और फिर उसके बाद में ये अलग होगा, है ना। तो इसका प्रोसेस है, ये बात ध्यान रखना। अब ये अगर है तो इसके आधार पे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, वो हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ। सबसे पहले तुमको याद होगा 1 नवंबर की डेट, 1 नवंबर 2000, सन 2000 में क्या हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 में हुआ ये था कि एक राज्य हमारा ऐसा था जिसे हम कहते हैं मध्य प्रदेश। क्या था? MP कहते हैं ना, मध्य प्रदेश। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से तोड़ करके हमने एक नया राज्य बना लिया। कौन सा राज्य बना लिया? जिसे हम लोग आज क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़, है ना। से क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़। किस डेट में तोड़ के अलग किया? 1 नवंबर सन 2000 को तोड़ करके इससे मैंने अलग कर लिया। किसने किया? संसद ने। सबसे पहले संसद में आया होगा, लोकसभा, राज्यसभा, फिर उसके बाद में आया होगा यहाँ मध्य प्रदेश की विधानसभा में, और फिर यहाँ से वापस गया होगा राष्ट्रपति के पास, और फिर ऐसे टूट करके क्या हो गया होगा? छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन गया होगा। तो इसमें कोई बाहरी राज्य तो हमने मिलाया नहीं, हमारा ही था, बस उसके तोड़ करके टुकड़े हमने किए, विभाजन किया हमने। बड़ा राज्य था, तोड़ करके 2 छोटे छोटे राज्य बना लिए। अभी भी मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है ना, पर फिर भी उसका कुछ हिस्सा तोड़ करके हमने क्या बना दिया? छत्तीसगढ़ बना लिया। सेम ऐसा ही इसी में चला। इसी के 8 दिन बाद 9 नवंबर को हुआ। 9 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ? जब ये प्रोसेस चल रहा था तो कहा कि उत्तर प्रदेश ने कहा ये भी एक बड़ा राज्य है, तो इसको भी तोड़ा जाए, है ना। उत्तर प्रदेश तो कभी नहीं चाहता, संसद ने चाहा, है ना। तो उत्तर प्रदेश भाई साहब अपना वाला, इसने क्या किया? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश से टूट करके कौन सा राज्य अलग हुआ? गलत जवाब है। उत्तर प्रदेश से टूट करके उत्तराखंड नहीं बना था। उत्तर प्रदेश से टूट करके बना था उत्तरांचल। कौन बना था? उत्तरांचल बना था। कौन बना था? ये उत्तराखंड का पुराना नाम है ना। ये आज के समय में इसको हम उत्तराखंड कहते हैं। ये बाद में इसका नाम बदल के हुआ है उत्तराखंड। कब बदला था? तो ये 21 दिसंबर सन 2006, तब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, है ना। इस समय सन 2006 में इसका नाम बदल के हमने क्या कर दिया? तब हमने कर दिया उत्तराखंड। यहां लिख दें उत्तराखंड। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है यूपी के एग्जाम में, यूपी के और यूके के, मतलब उत्तराखंड के, इन दोनों एग्जामों में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। तो ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना, 21 दिसंबर सन 2006। किसकी सरकार थी? तो मनमोहन सिंह की सरकार थी। तब इसके उत्तराखंड का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? उत्तराखंड कर दिया गया था। उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया था, है ना। तो उत्तर प्रदेश से टूट के क्या बना? उत्तरांचल बना। उत्तरांचल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। इसी क्रम में और हुआ, इसी के मात्र 15 दिन बाद क्या हुआ? मात्र 15 दिन बाद, मतलब 15 नहीं 6 दिन बाद, 9 नवंबर से 15 नवंबर को कितने दिन? 6 दिन का अंतर है। तो 6, यहाँ पे ध्यान रखो, 6 दिन बाद 15 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ? एक और राज्य टूट गया। कौन सा राज्य टूटा? तुम लोगों को पता होगा। कौन सा राज्य टूटा? हाँ नहीं, वो तो 14 में टूटा है। हाँ बताओ कौन सा राज्य टूटा? झारखंड अलग हुआ। कौन सा राज्य अलग हुआ? बिहार। बिहार एक राज्य हुआ करता था, है ना, अभी भी है ना। तो बिहार से टूट गया, क्योंकि पड़ोसी हैं सब, देखो सब सटे हैं। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश किसी में लगते हैं, उत्तर प्रदेश से बिहार किसी में लगती है, सब एक ही पास के हैं। तो बिहार से टूट करके कौन अलग हो गया? झारखंड अलग हो गया। तो इसका नाम तब से भी वही है ना। तो ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है झारखंड के स्थापना दिवस कौन से कब मनाते हैं? तो 15 नवंबर को मनाते हैं। उत्तराखंड का स्थापना दिवस तो 9 नवंबर को मनाते हैं। छत्तीसगढ़ का अगर पूछ लिया जाए तो 1 नवंबर को मनाते हैं। तो ये ध्यान रखना, है ना। उत्तर प्रदेश का कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। तो ये ध्यान रखना, है ना, ये याद रखना। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से टूट करके कौन अलग हो गया? झारखंड अलग हो गया। अब बात आ जाती है जिसको हम लोग अभी तक जानते हैं, हमारे सामने हुआ था, मतलब जब हम लोग थोड़ा जानने लायक हो गए थे, हमारी समझ विकसित हो गई थी, तब क्या हुआ? 2 जून सन 2014 की डेट आई। इस डेट में क्या हुआ? एक राज्य है हमारा, इसका नाम है आंध्र प्रदेश, है ना। इसे कहते हैं भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है। कब गठित हुआ था? 1953 में। कब बना था ये? 1953। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। अब इसको तोड़ करके एक राज्य बनाया गया जिसका नाम है तेलंगाना। कब बनाया गया? हाँ 2 जून 2014। और 14 तो हमारे सामने, हम लोग तब थोड़ा समझ हम लोग रखते थे ना, कि तब तो हमको थोड़ी समझ थी कि हाँ सामने का काम है, तो है ये भी सामने का। ऐसा तो है नहीं कि 2000 में तुम लोग हो गए नहीं, आराम नहीं थे। अरे बालक है, ये अबोध बालक यहाँ पे बैठे हैं थे। हाँ लड़ाई कर दो, मार कर दो तुम लोग कौन था कौन नहीं था, वही चुप रहो, ठीक है। हम थे, ठीक है, हम आदिमानव के समय के हैं, हम उस समय के भी हैं जब गोंडवाना लैंड टूट करके अलग हुआ था, ठीक है। मतलब इस बात पे भी बहस, लड़कियों वाली बहस कि हम 12 साल के हैं, लड़कियां कभी 17 साल से ऊपर नहीं होती, उनका 18 साल पूरा ही नहीं होता। तुम लोग भी वही कर दो मतलब हम मानते हैं। हाँ
चलो ठीक है, जो भी है। एक राज्य और है 31 अक्टूबर, तुम बजाओ, जब भी निकलो तो बजाना जरूर, 2019 को, 31 अक्टूबर सन 2019 को। अरे ये तो बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा है। अब कोई कह दे कि हम तब नहीं थे, अगर 2019 में कोई नहीं था तो बता दे कौन नहीं था इसमें, है बिल्कुल अबोध वाला कौन है यहाँ पे, बताओ जो भी हो। राधे इतने अबोध हो कि 2019 में भी नहीं थे, इस समय सब लोग थे, है ना, सब लोगों को तो अच्छा खासा अनुभव था इस सब चीज़ों के बारे में, है ना। तब टूट करके एक राज्य बना, कौन सा बताओ। हाँ, एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश था, इसका नाम है जम्मू कश्मीर, जिससे टूट करके क्या बन गया, एक दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लद्दाख बन गया। ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, पहले से केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उससे टूट करके लद्दाख एक बन गया। वो खुद में अपने आप में क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये कब बना, तो 31 अक्टूबर सन 2019 को बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुच्छेद 3 का हमने इस्तेमाल किया, सब लोगों को पता हो गया, है ना, सब लोगों ने देखा अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल हम लोग कैसे किए। अब बात इसको मिटा दें, अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है, कोई लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है कि अनुच्छेद 4 में क्या होगा, किसी को हो तो बताओ फटाफट। सबसे पहले अनुच्छेद 1 देख लो तुम लोग, अनुच्छेद 1 में क्या है बताओ, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा कि हम बाहरी राज्यों को मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3 में कहा कि हम अंदर के राज्यों को भी तोड़ फोड़ सकते हैं, पर अलग नहीं होंगे, अलग होने की बात नहीं की हमने, उसी की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, सीमा बदल सकते हैं उसी, मान लिया बड़ा राज्य तो छोटा कर सकते हैं, छोटा है तो उसको मिला करके बड़ा कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, नाम भी बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं किसी का नाम, जैसे अभी बदला हमने, उत्तरांचल का उत्तराखंड कर दिया 21 दिसंबर 2006, याद रखना डेट। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 4 की, किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद नंबर 4 की। तो इसको कह सकते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 4, है ना। इसमें क्या दिया गया है, इसमें यह दिया गया है कि भाई इसमें पावर है संसद के पास। इसमें क्या है, इसमें यह कहा गया कि संसद जब अनुच्छेद 2 और 3 में काम कर रही होगी, अनुच्छेद 2 और 3 पर काम कर रही होगी, बात ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 3 और 2 और 3 पर काम कर रही होगी, है ना, तो इसके पास बहुत पावर हो जाएगी। बहुत पावर मतलब समझते हो कि जब भी 2 में क्या दिया गया, जब भी किसी बाहरी राज्य को हम अपने में मिला रहे होंगे या अपने किसी राज्य में हम कोई परिवर्तन कर रहे होंगे, तब संसद के पास बहुत पावर होगी। बहुत पावर का मतलब यह है कि उस समय संसद में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इवन राष्ट्रपति भी मना नहीं कर सकता उसके उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से, कोई भी नहीं। इसमें मतलब ये, हाँ, इसमें यह है कि राष्ट्रपति भी, सबसे बड़ा तो वही है, राष्ट्रपति भी बाध्य है हस्ताक्षर करने के लिए। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति भी बाध्य है तब जब अनुच्छेद 2 और 3 पर संसद काम कर रही हो, मतलब किसी भी विदेशी राज्य को मिला रही हो या अपने ही किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर रही हो, तो संसद के पास इतनी पावर हो जाएगी कि राष्ट्रपति भी बाध्य है कि वो हस्ताक्षर करे, मना नहीं कर सकता है, वो भी बाध्य होगा। और ये भी कि संसद में बैठे हुए लोग भी, वो भी अपने आप को बहुत बड़े आका ना समझें। सिंपल सा बात यह है कि अगर कोई भी विदेशी राज्य मिलना चाहता है तो एक ही क्षण में बस साधारण बहुमत चाहिए। क्या चाहिए, साधारण बहुमत। बात समझ रहे हो, साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है कि 50% से एक ज्यादा वोट मिल जाए, मतलब काम हो जाएगा, है ना। 545 लोकसभा में मान लिया है तो इसके आधे कितने होंगे, 272 पॉइंट समथिंग, है ना, इतना आएगा। तो इसमें एक और आगे जोड़ दें तो हम मान के चल लेते हैं 273 लोग अगर इसके पक्ष में वोट कर देंगे, बस साधारण बहुमत ये होता है। एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी, एक होती है सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी से इसको हम अपने में शामिल कर सकते हैं, इसमें कोई भी इसमें रोक टोक नहीं लगा सकता। कब, जब संसद अनुच्छेद 2 पे काम कर रही होगी और अनुच्छेद 3 पे काम कर रही होगी, और राष्ट्रपति भी बाध्य रहेगा, वो भी मना नहीं कर सकता। हाँ पूछो, तुम्हारा क्या सवाल है। जब कोई सदस्य होंगे संसद में बिल पारित किया जाएगा इसी प्रकार का कोई, तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब कुछ विपक्ष में जाते हैं। हाँ ये बताते हैं तुमको, जैसे इनका कहना है, हाँ इनका कहना ये है कि कुछ लोग होते हैं कि विपक्ष में चले जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा जब सिक्किम को हमने मिलाया तो 299 लोग पक्ष में आया, 11 लोग विपक्ष में चले गए, है ना। वो कहते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कुछ खच्चर हमेशा होते हैं, है ना। उस समय सुन लो मेरी बात सुन लो, उस समय क्या था, जब हमने सिक्किम को मिलाया था तब जम्मू कश्मीर भी हमारे में वो एक ऐसे रह रहा था कि सहमति के हिसाब से, तो उसके भी सदस्य हमारे यहाँ पे होते थे लोकसभा में। ठीक है, बात समझ रहे मेरी, तो वो भी होते थे। अब वो अगर इस बात पे सहमति देते कि सिक्किम को मिलाया जाए तो सीधी सीधी बात ये भी हो जाती कि जम्मू कश्मीर भी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा,
उसी में आ जाएगा। क्योंकि सीधा एग्जांपल तुम उससे समझो, सिक्किम से ही समझो, तुमको सिक्किम से समझा देते हैं। सिक्किम में क्या हुआ था, सिक्किम जब हमने मिलाया 1975 में मिलाया है ना, उसी समय हमने आपातकाल वगैरह लगाया था 1975 में। तो 1975 में हमने सिक्किम को जब मिलाया तो चीन जो ऐसा एक देश था जिसने ये कभी स्वीकार ही नहीं किया कि सिक्किम भारत का हिस्सा है। लेकिन तुमको याद होगा 1961 में वहां से दलाई लामा भाग करके भारत आ गए थे। जब तिब्बत पे उसने आक्रमण किया था तो दलाई लामा भाग करके भारत आए थे, वो भी सिक्किम के रास्ते से ही आए थे, है ना। इस वजह से हमारी 62 में उससे लड़ाई हो गई थी, हुई थी नहीं हुई थी। उसके बाद जब सिक्किम को हमने अपने यहाँ से 75 में शामिल किया तो उसने इसको मान्यता दी ही नहीं। और दलाई लामा हमारे यहाँ आ गए तो उसको उसने भगोड़ा साबित कर दिया। और अपने यहाँ दलाई लामा मतलब होते हैं बौद्ध धर्म गुरु, दलाई लामा बौद्ध धर्म गुरु होते हैं। उसने एक नए दलाई लामा बना दिए और इतना खच्चर आदमी को दलाई लामा बना दिया उसने कि मतलब कॉमेडियन टाइप समझ सकते हो, है ना, नौटंकीबाज, उसको बना दिया उसने दलाई लामा अपनी तरफ से। मतलब कोई भी दलाई लामा बनने के लिए एक योग्यता होती है, उस पर खरा उतरना होता है, कोई भी नहीं बन सकता। उसने अपने आप बना दिया कि आज से ये दलाई लामा होंगे, क्योंकि वो दलाई लामा निकल लिए बाहर। अब उसने दलाई लामा बना दिया। वो भाई साहब इतना खच्चर आदमी कि सन 2002 में वो भाई साहब भाग के चला आया सिक्किम, जो दूसरा वाला दलाई लामा था जिसको चीन ने खुद, चीन की सरकार ने बनाया था, वो 2002 में भाग के चला आया। अब चीन की हो गई बेइज्जती, हुई कि नहीं हुई, कि जिसको वो मान्यता नहीं दे रहा था अब वो 2002 में तो आराम से सिक्किम भारत का, क्योंकि 75 में बना लिया था। आज हमारे 27 साल हो गए हैं, पूरा शासन हमारा सिक्किम पे है, वहां पे हमारी सेना खड़ी हुई है। अब अगर इसको पकड़ने जाओगे तो सीधा विरोध किसका हो जाएगा, भारत सरकार का विरोध हो जाएगा। और जब भी किसी क्षेत्र पर किसी दो पार्टियों का विवाद होगा तो तुमको मानना पड़ेगा कि उनसे लड़ रहे हैं, इसका मतलब उनका क्षेत्र है। और चीन को मजबूरी में 2003 में मानना पड़ गया कि सिक्किम भारत का हिस्सा है। इस प्रकार से सिक्किम भारत में शामिल हुआ। और एक समझौता 2003 में हुआ जिसमें भारत ने स्वीकार किया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और चीन ने स्वीकार किया कि सिक्किम भारत का हिस्सा है। उसने अपना एक आधिकारिक मैप लॉन्च किया जिसमें उसने बताया कि सिक्किम भी एक भारत का हिस्सा है। पूरा उसने डिफाइन कर दिया कि हाँ अब सिक्किम भारत का हिस्सा है। तो ये सब समस्या होती है। कहा ना कि हर समय हर घर में कोई ना कोई खच्चर जरूर रहता है। संसद के सदस्य बाध्य नहीं, हमने ये नहीं कहा सदस्य कभी बाध्य नहीं, वो स्वतंत्र हैं, वो बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति बाध्य है, सदस्य तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तुम जैसे यहाँ पे हम जनमत संग्रह कराएं, वोटिंग कराएं तो तुमको वो पक्ष, तुम लोकतंत्र का मतलब यही खूबसूरती लोकतंत्र की, तुम देना चाहते हो तो दो वोट, नहीं देना चाहते मत दो। पर राष्ट्रपति बाध्य है। अगर वो 50% वोट पा गया, 50% से एक ज्यादा, तो राष्ट्रपति बाध्य है कि उस पर हस्ताक्षर जरूर करे, वो मना नहीं कर सकता। ठीक है, कि पता लगे राष्ट्रपति ही भड़क जाए कि नहीं हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा हो, अभी हम पाकिस्तान को मिला लें, है ना, पाकिस्तान कह दे कि अब हम बहुत हो गई हमारी गरीबी, अब तुम ही हो प्रभु हमको बचा लो, है। तो भारत कहेगा चलो ठीक है, मोदी जी कहते हैं चलो ठीक है हम दे रहे हैं तुम्हारा कर्जा आ जाओ, है ना। कि बेटा बाप कितना भी यार वो बेटा जब रोने लगता है तो फिर बात को मानना पड़ता है, दिल पे थोड़ा पिघल जाता है। तो मोदी जी कहेंगे चलो भाई आ जाओ, है ना, 2-4 थप्पड़ पर मारेंगे, सुधर जाओ, अगली बार से नौटंकी नहीं चाहिए अपने को, है ना। वो कहेगा जी अब अगली बार नहीं होगी, है ना। तो ऐसे सामने जाएगा हमारी द्रौपदी मुर्मू जी भड़क जाएं कि नहीं चाहिए हमको पाकिस्तान, ले जाओ आतंकवादी लोग हैं ये वो, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर शामिल हो रहा है, संसद ने अगर उसको पारित कर दिया, लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से पास हो गया है, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। बाकियों में उसके पास 14 दिन को वो होता है, फिर वीटो होती है, जेबी वीटो, बहुत प्रकार के इसके पास वीटो होते हैं, पढ़ाएंगे आगे, है ना। इसमें उसके पास कुछ नहीं है, पारित मतलब हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना करे, उसके पास इतनी पावर दी ही नहीं गई, है ना, उसको करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने कह दिया राष्ट्रपति भी बाध्य है, उसको हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, है ना। ऐसे केस बहुत सारे देखे तुमने, जैसे एक सिक्किम तो तुमने देख ही लिया, अभी कुछ दिनों में तुम भूटान देखोगे, है ना, ऐसा देखोगे बहुत सारे। तुमको बता देते हैं कैसे, चलो तो तुमने बात छेड़ ही दी है ना। तो अब तीर कमान से निकला है तो कहीं तो जाएगा, तो इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं, है ना। हिंदुस्तान बताओ कहाँ तक है अपना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की सीमा पहले ही अनुच्छेद में दिया गया है कि हिंदुस्तान की सीमा कहाँ तक होंगी, है ना। बना लेते हैं हिंदुस्तान, एक अच्छा सा प्यारा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या बन रहा है हमारा, देखो इधर हमने पाकिस्तान में बढ़ा लिया है, ज़्यादा बढ़ा लिया, खच्चर टाइप के है, इधर खैबर पख्तूनवा है, ये बस यही तो है पाकिस्तान में। बाकी बलूचिस्तान वाले बढ़िया हैं, भाईचारे लोग हैं। तुम्हें पता है बलूचिस्तान में बवाल चल रहा है। बलूचिस्तान में टीटीपी ने अलग सरकार घोषित कर दी, अपनी संसद घोषित कर दी, कहा कि अब हमारे यहाँ अपना पूरा कैबिनेट घोषित कर दिया, मतलब पैरेलल सरकार चल रही है। बलूचिस्तान इधर वाला एरिया जो है पाकिस्तान का, घोषित कर दिया कि हम अलग राज्य हैं। अभी वहाँ पे आतंकवादी हमले भी हुए हैं, मतलब
बहुत बवाल चल रहा है उस पर। हाँ मोदी जी यार क्या क्या मोदी जी करें, चलो समझो थोड़ा, है ना। ये हिंदुस्तान जैसा कुछ है ना। हालांकि उतना अच्छा हम बना नहीं सकते जितना अच्छा भगवान ने बना करके हिंदुस्तान को दिया है ना। पर फिर भी हमने प्रयास किया है हिंदुस्तान जैसा है ना। तुमको पता है कि इधर वाला जो क्षेत्र है ये अपना ही लड़का है ना। ये कौन है? अपना ही बेटा है ना। इधर वाला हम क्षेत्र की बात कर रहे थे अभी, ये बलूचिस्तान है। ये अलग पैरेलल सरकार बना चुका है। यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन रहता है, हम तो आतंकवादी संगठन ही कहेंगे। देखो कुछ होती है ना कि मानवता इंसानियत कोई चीज़ एक होती है, तो उतना तो रखना चाहिए। तुम कुछ भी हो पर उतना तो सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन जिसे हम कहते हैं तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, वो उसी से प्रेरित है जो तालिबान अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये अफगानिस्तान है ना। बहुत समय पहले, बहुत ज़्यादा समय पहले नहीं, थोड़ा ही समय कहेंगे, 1893 में क्या था? ये जो अफगानिस्तान है, कौन सा? अफगानिस्तान। इससे पहले ये हमारा हिस्सा हुआ करता था। ये मतलब पाकिस्तान तो पूरा ही हो जाएगा क्योंकि अफगानिस्तान इसके उधर जाना है, तो मतलब क्या है, ये इतना पूरा हमारा हिस्सा हुआ करता था। यहाँ से जो तुम देख रहे हो ये पूरा हमारा हिस्सा हुआ करता था। ये पाकिस्तान भी उसी में है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये पूरा हमारा हिस्सा हुआ करता था 1893 में। लेकिन ये भाई साहब 1893 में निकल कर बाहर हो गए। तब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और अंग्रेजों ने इसको हमसे अलग कर दिया, है ना। फिर दूसरी घटना घटी 1935 की, तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। उस समय हमारे यहाँ एक क्षेत्र हुआ करता था, ये वाला क्षेत्र, इसे हम लोग क्या कहते थे उस समय? बर्मा कहते थे, है ना। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? रंगून, है ना। तो उस समय बर्मा जो था हमारा हिस्सा, 1935 में इसको अलग कर दिया। इसे ही म्यांमार कहते हैं। क्या कहते हैं? आज के समय में म्यांमार कहते हैं, है ना। तो बर्मा 1935 में निकल करके बाहर से हो गया भारत से। उस समय भी अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। फिर लास्ट तक आते आते जब हमने आज़ादी पाई, अंग्रेजों ने इतना सब कुछ तो हमारा दे ही दिया, तो लुटा ही दिया। लेकिन लास्ट तक आते आते जब आज़ादी हमने पाई 1947 में, तब एक और हमारे यहाँ से हिस्सा टूट करके 14 अगस्त सन 1947 में एक क्षेत्र अलग हो गया, नहीं पाकिस्तान, है ना। ये वाला हिस्सा हमारा टूट करके क्या हो गया? ये हिस्सा हमारा टूट करके अलग हो गया, है ना। इस बात की हम दिल में टेस्ट रहती है, हमेशा रहती है ना। आज भी है कि यार ये है तो हमारा ही, है ना। जहाँ पे आज तालिबानी शासन कर रहे हैं वो भी हमारा है, जहाँ पे पाकिस्तान शासन कर रहा है वो भी हमारा है ना। और ये म्यांमार जहाँ पे अभी चल रहा है, देखो हमसे अलग होकर के कोई खुश नहीं रहा है। ये सबूत है इस बात का। जो हम में आ गया, सिक्किम देखो कितना खुश है, कोई दिक्कत है इसको? कभी तुमने सुना है सिक्किम में कोई बवाल चल रहा हो? खुश है आराम से, सबसे खुशहाली में भी आगे रहता है। भारत में अगर राज्यों का खुशहाली रेट निकाला जाए तो सिक्किम आगे रहेगा सबसे, आराम से, बहुत अच्छा से खुशी रह रहा है। म्यांमार देखो, यहाँ पे सेना का शासन हो गया। इधर वाले क्षेत्र में पढ़ाएंगे किसी दिन तुमको, इधर वाले क्षेत्र में लोग अलग पैरेलल सरकार चला रहे हैं, इधर से हाँ इधर वाले अपन सेना अलग चल रही है, वो करिए हमारा शासन है, बवाल चल रहा है काफ़ी अच्छा खासा। इधर पाकिस्तान देखो, ये पाकिस्तान है, बलूचिस्तान कह रहा है हम अलग, ये भी पैरेलल सरकार चला रहे हैं। अफगानिस्तान देखो, पहले बहुत सालों तक लगभग रूस ने शासन किया, वहाँ पे उसने दंगे करवाए, फिर उसके बाद में लगभग 20 सालों तक क्या कहते हैं अमेरिका, ये अमेरिका ने शासन किया इस पे, बहुत दिनों तक अपनी सेना गई। अभी 2022 में 22 में शुरुआती दौर पे छोड़ के चला गया अमेरिका, तो यहाँ पे तालिबान का शासन हो गया, तालिबान ने शासन कर लिया पूरा। अभी ये तालिबान के अंडर में आ गया। अब वो कहते हैं महिलाओं को पढ़ने नहीं देंगे, कोई भी महिला आप पढ़ने नहीं जाएंगी, कोई भी महिला अब कोई भी किसी भी बाहरी प्रोफेशन में काम नहीं करेंगी, कोई भी महिला डॉक्टर नहीं बनेंगी, कोई भी महिला शिक्षक नहीं बनेंगी। दूसरी बात ये देखना, खच्चर देखना कितने खच्चर दिमाग से पैदल कितने हैं सब। अब दूसरी बात ये कहेंगे कि अगर कोई महिला बीमार पड़ती है तो उसका इलाज कोई पुरुष नहीं करेगा, उसका इलाज एक महिला ही करेगी। इन खच्चरों को इतना नहीं समझ में आता है कि अगर महिला पढ़ेगी नहीं, डॉक्टर बनेगी नहीं, तो उसका इलाज कहाँ से महिला डॉक्टर करेंगी? आसमान से उतर के आएंगी महिला। इसीलिए तो कहते हैं कि खच्चर हैं एकदम से, गुस्सा लग जाती है कभी कभी। तो महिला मतलब डॉक्टर पढ़ेंगी नहीं, डॉक्टर बनेंगी नहीं, लेकिन महिला से ही इलाज कराएंगी। ये बात समझ रहे हो इनकी? देख रहे हो एकदम खाली गोबर भर के आए ये। तो भारत से अलग रह करके कभी कोई दुनिया में कभी कोई खुश नहीं रहा है, तो ये भी कभी खुश, तो जब भारत में वापस मिलाएंगे हम इनको, खुशी तभी इनको मिलेगी, है ना। वो कहते हैं कि तभी तुम मुक्त होगे अपने, अभी श्राप पे देंगे सब, हाँ श्राप से मुक्ति इनको तभी मिलेगी जब पुनः भारत में मिल जाएंगे। ये सारा कुछ चला, है ना। पाकिस्तान का थोड़ा लंबा देख लेते हैं, ये है पूरा, लिखना चाहो तो लिख लेना इसको, है ना। पाकिस्तान का थोड़ा देख लेते हैं, पाकिस्तान को हम थोड़ा औकात के हिसाब से इसको समझाते हैं थोड़ा। देखो पाकिस्तान में एक्चुअली हुआ क्या था, जब ये हमारा अंग्रेजों से हमने आज़ादी पाई 1947 में, तब भारत में कुल मिलाकर के 565 देसी रियासतें हुआ करती थी। कितनी देसी रियासतें हुआ करती थी? 565 देसी रियासतें हुआ करती थी। इन भाई साहब, जिन्ना भाई साहब को लगा कि हाँ हम एक अलग राज्य बनाएंगे, आधा देश हिंदुस्तान हमारे पक्ष में है, वोटिंग कराई थी, वहाँ तो 73 वोट पाए थे, है ना।
अब कहा गया इनको बनवाओ भाई अलग राज्य, बनवा दिया। राज्यों को एकीकरण करने की जिम्मेदारी मिली थी हमारे यहाँ सरदार पटेल को, वीपी मेनन को, और उसमें वायसराय थे माउंटबेटन, है ना, उनकी एक बेटी थी, पता है ना, एडविना माउंटबेटन, नहीं पता? हमारे यहाँ एक चाचा हुआ करते थे नेहरू, है ना, कहानी बताएंगे इनकी तुमको कभी है ना। तो 565 देशी रियासतें हुआ करती थी, उनमें से 13 देशी रियासतें पाकिस्तान गई, मात्र इधर भी पूरा मिला करके 13 देशी रियासतें गई पाकिस्तान। तो भारत को कितनी मिली? 552 देशी रियासतें ये भारत में रह गई। ये कहाँ रह गई? ये इंडिया में रह गई। लेकिन ध्यान रखना, ये पूरी 500 के 552 नहीं, यहाँ पे खेल ये हुआ कि 549 तो मिल गई आसानी से, लेकिन 3 जो हैं इन्होंने कर दिया बवाल। एक तो यही जम्मू कश्मीर जिसके चक्कर में अभी भी बवाल चल रहा है, एक ये तुम्हारा जूनागढ़, ये बाद में शामिल हुआ, और एक ये भैया हैदराबाद के निजाम। 3 ये हुए जिन पे विवाद हुआ, है ना। तो जूनागढ़ में क्या था? यहाँ पे एक मुस्लिम शासक था, पर यहाँ की जनता कैसी थी? हिंदू थी। तो इसने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते। देख लो यहाँ पे, ये पाकिस्तान और ये जूनागढ़ कहाँ से मिलेंगे? तो कहा कि पानी से हम अपना संपर्क बना के रखेंगे। इधर से पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजी कि ये हमारे मिलना चाहता है, क्योंकि हमने समझौता यही किया था कि जो जहाँ मिलना चाहता है वो वहाँ रहे। कोई अलग रहना चाहता है तो अलग देश बना ले, कोई भारत के साथ रहना चाहता है तो भारत के साथ रहे, कोई पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है तो पाकिस्तान चला जाए, जैसा जिसकी मर्जी। तो ये कहने लगे हम तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, ये इधर पानी है पूरा, है ना। तो इसने कहा ठीक है, पाकिस्तान की सेना इधर आ गई। इधर से भाई साहब हमारे सरदार पटेल को दी गई थी जिम्मेदारी, दिल्ली से इन्होंने अपनी सेना यहाँ पे लगा दी। रुको, ऐसे थोड़ी ना होता है, हम करेंगे, रुको अभी हिसाब किताब होगा, है ना, अभी देखना है इनके औकात। इधर यहाँ पे जो मुस्लिम शासक था उनको भैया नज़रबंद कराया गया कि बहुत बवाली तुम्हारे हो चुके भाषण, अब तुम रुको थोड़ा, जनता से पूछो क्या चाहिए जनता को, जनता से वोटिंग कराओ। लगभग 99% लोगों ने वोट किया भारत के पक्ष में। मतलब समझ रहे हो, अंत में बस यही है, इतना ही समझो कि जो यहाँ का शासक था उसको भी यही लगा होगा खाली हम ही बच जाए हमारा भी ले लो, हमारा भी ले जाओ। तो करा करके हमने जूनागढ़ को अपने में मिला लिया, है ना। हैदराबाद, अब सोचो तुम, हैदराबाद उस समय की सबसे ज्यादा पैसे वाली रियासत थी, मतलब इससे ज्यादा धन किसी भी रियासत में नहीं था। और यहाँ पे भी शासन कर रहे थे निजाम, वो भी इस्लामिक थे। पाकिस्तान तो इसी बात का गाना ही गा रहा था कि हम इस्लामिक देश बनाएंगे, इस्लामिक धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था उसका, तो चिल्ला रहा था। इनको लगा कि नहीं ठीक है, हम भी पाकिस्तान के साथ जाएंगे। हमारे सरदार पटेल ने समझाया कि भाई ये देखो तुम, इसका तब भी समझ में आता था कि पानी से आ जाएंगे, तुम्हारे में कहाँ से आएंगे, इधर भी जमीन कैसे? तो उसने कहा ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे तो फिर हम अपना अलग बना लेंगे, हैदराबाद एक अलग देश बनेगा, ऐसा हैदराबाद के निजामों ने कहा। सरदार पटेल ने कहा यार अजीब कच्चर आदमी हो, है ना। वहाँ पे बवाल होने लगा, जनता कुछ इधर जाने की उधर जाने की, इस चक्कर में वहाँ पे दंगे हो गए। अब ये वहाँ दंगे शांत नहीं करा पा रहे हैं, तो अब हम तो यहाँ पे इंटरफेयर कर नहीं सकते थे, क्योंकि पूरा समझौता हमारा यही था कि जो जाना चाहे वो जाए, जो रहना चाहे वो रहे, जो अपना बनाना चाहे वो अपना बना ले। अब हम इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, तो आर्मी तो भेज नहीं सकते थे। तो हमने क्या किया, वहाँ की पुलिस को उसके कपड़े निकल वहाँ की पुलिस को, पुलिस के कपड़े अपनी आर्मी को पहना दिया। मतलब ये ऑफ रिकॉर्ड है, ऐसे मतलब कोई बवाल ना कर दे, मतलब ऐसा समझो खाली, है ना। यहाँ के पुलिस वालों को वहाँ पे अपनी आर्मी भेज करके पूरा एकदम से मार तोड़ करा के सारे दंगे शांत करा दिए और ऑपरेशन पोलो चलाया। कौन सा ऑपरेशन? हाँ, हैदराबाद को मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? हैदराबाद को एक ऑपरेशन चलाया गया, इसे कहते हैं ऑपरेशन पोलो। तो ये एक पुलिस ऑपरेशन था, है ना। हम नहीं मानते कि ये आर्मी था, है ना, हम आर्मी नहीं कहते, ठीक, पुलिस ऑपरेशन था, ठीक है। इस पुलिस ऑपरेशन से वहाँ का सारा मैटर शांत कराया गया और सरदार पटेल और वीपी मेनन की चालाकी के कारण हमने इसको क्या किया, अपने में मिला लिया, हैदराबाद मिल गया। अब बात आती है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लफड़ा वही सेम है। जम्मू कश्मीर में क्या लफड़ा है? जम्मू कश्मीर में राजा है हिंदू। राजा कैसा है? राजा है हिंदू, ये ऊपर दिख रहा है, ज्यादा ऊपर तो नहीं, ठीक है दिख रहा है। राजा हिंदू है और जनता कैसी है? जनता अधिकतर मुस्लिम है ना, सारी नहीं है पर अधिकतर जनता कैसी है? मुस्लिम है। सेम जूनागढ़ का अपोजिट। तो यहाँ पे जो राजा था उनका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? राजा थे यहाँ पे हरि सिंह, है ना, हरि सिंह राजा थे। इनके एक जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कह सकते हैं, इनके प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। क्या नाम था? शेख अब्दुल्ला। ये भाई साहब इनके क्या थे? प्रधानमंत्री थे, शेख अब्दुल्ला। ये मुसलमान हैं और ये भी यहाँ पे मुस्लिम जनता यहाँ पे ज़्यादा रहती है। तो ये भाई साहब यहाँ पे करा दिए बवाल। बवाल क्या करा दिए? ये हरि सिंह चाहते थे कि अलग एक देश बने। भारत ने कहा ठीक है, अब जानना ही चाहते हो तो जानने वाले को कौन रोक पाया है ना, कहा जाओ। और जैसे ये भारत से अलग हुए, इधर से पाकिस्तान ने अपना
हमला कर दिया, लोगों को कहा बांध लो सीने पे अपने बम बांध लो और जाओ 72 उड़े ढूंढ लाओ जाके, है ना। सब 72 उड़े ढूंढने के लिए निकल पड़े और इधर जाकर के थोड़े ही समय में इधर इतना हिस्सा लगभग कब्जा कर चुके थे। अब राजा हरि सिंह दौड़ करके आया दिल्ली में, नेहरू से साहब बचा लो हमको, बचा लो। सरदार पटेल बैठे थे, कहा जाओ अपना देखो जाके, हम नहीं आ रहे। उन्होंने कहा नहीं साहब बचा लो कैसे करके। नेहरू ने कहा यार कुछ देखो यार, बन जाए बना दो, क्योंकि उस समय गृह मंत्री तो हमारे सरदार पटेल ही थे, है ना, तो सेना वेना का सारा काम उनके पास। तो कहा यार कुछ देख लो इनको। सरदार पटेल ने कहा ना ये अलग देश चाहते थे ना, तो अपना लड़े आके, अपना करे जो भी बवाल करना है। तो उनका ठीक है। अब ये चक्कर में हरि सिंह कि क्या होगा मैटर, अब तो पाकिस्तान पूरा कब्जा कर लेगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के। तब इनके दिमाग में आया कि यार ऐसा करो, अच्छा तुम हमको मिला लो, अपने मिला लो, अब तुम्हारे हो जाएंगे तब तो बचाओगे हमको। सरदार पटेल ने कहा अब कहिए ना तुमने मन की बात है ना, ऐसे बोला करो। तो कहा कि लाओ एक वो कागज लाओ, लिख के दो पूरा, उसे कहते हैं विलय पत्र। क्या कहते हैं? तो एक विलय पत्र हुआ। क्या हुआ? विलय पत्र। उस पर हस्ताक्षर करवाया राजा हरि सिंह के। ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए, डेट ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा। कब हुए? तो 26 अक्टूबर 1947, क्योंकि 15 अगस्त को हम लोग आजाद हो चुके थे। अगस्त के बाद में सितंबर, सितंबर के बाद में अक्टूबर, है ना, बात समझ रहे हो। मात्र 2-2.5 महीने का अंतर है, वो भी शुद्ध अंतर नहीं है, 2 ही महीने मान लो, इतने में ही बवाल हो गया। अब ये आ गए 26 अक्टूबर को, इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए विलय पत्र पर कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन ये भाई साहब कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा दिमाग लगा गया। मैंने कहा रुको राजा साहब, हमारी बात सुन लो, ऐसा करो कि मिल तो रहे हैं, इसमें एक लाइन और लिखवा दो कि जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान रहेगा और इसका एक अलग झंडा रहेगा और जम्मू कश्मीर की सीमाएं आज से भारत की सीमाएं हो जाएंगी, है ना। ऐसा अनुच्छेद 370A वगैरह में लिखा हुआ है ना, अनुच्छेद 35 में लिखा है। तो कहा ठीक है, जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया, उस समय दे दिए गए इसको, है ना। लेकिन वो जम्मू कश्मीर, जैसे ही ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं आज से भारत की सीमाएं हो जाएंगी, हाँ हो जाएंगी, सीधी सी बात है। तो जैसे ही ये कहा तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया। किसने कहा? जो उस समय की वहाँ की सरकार थी। तो अब इसमें कोई डाउट रहना चाहिए नहीं। अब यहाँ पे हमने अपना पूरी आर्मी सेना भेज दी, है ना। तो उस समय हमारे यहाँ एक हुआ करता था ब्रिगेडियर उस्मानी, नाम सुना है? बहुत मतलब दिलदार आदमी था। इनको पाकिस्तानी देखो खच्चरता फिर देखना, ये भाई साहब पाकिस्तानी खच्चर ये कहते थे कि हम देखो हम भी इस्लामिक देश हैं, उस्मानी साहब तुम भी इस्लाम हो, इस्लामिक आदमी हो, ऐसा करो तो हमारे यहाँ आ जाओ, तुमको हम सेनापति बना देंगे भारत वो अपने पाकिस्तान का, है ना, तो जनरल बना देंगे, बड़ा पद दे देंगे तुमको सेना में। हाँ तो उस्मानी साहब ने जानते क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब मैंने आर्मी ज्वाइन की थी तब मैंने भारत की शपथ ली थी कि मरते दम तक मैं भारत की सेवा करूंगा, तो मैं धर्म के आधार पे तो नहीं जाने वाला, मर जाऊंगा पर भारत के लिए ही लड़ूंगा, भारत में रहे। अब ये बात पता थी हमारे सरदार पटेल को कि यार बस ऐसा ही आदमी चाहिए अपन को, धर्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम क्या हैं, सेक्युलर हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, कोई मतलब नहीं कोई भी धर्म का, बस भारतीय है तो हमारा है। उन्होंने कहा कि इसी आदमी भेजो, यही आदमी है। ये भाई साहब गए, जिस दिन से इन्होंने चार्ज संभाला है ब्रिगेडियर उस्मानी ने, उसी दिन से यहाँ तक ये पहुँच चुके थे पाकिस्तानी, और यहीं पर उनको रोक दिया, इसी जगह पे। बहुत तेजी से बम्बार्डमेंट होती थी, उसमें ज़्यादा मिसाइल वगैरह सिस्टम था नहीं, तो बम्बार्डमेंट ही होता था, तोपें वगैरह चलती थी। तो एक तोप का गोला आकर के उनके पास में गिरा, जैसे ही वो ब्रिगेडियर उस्मानी यहाँ पे मान लिया खड़े हैं, जैसे ही हटके यहाँ से यहाँ हुए, फटाक से पीछे एक गिरा। तो बाकी जो लोग आसपास थे उन्होंने कहा अरे सर आपको डर नहीं लगता है? मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे थे, सर गिर गया, ठीक है गिरने दो, मतलब सामने गोला गिर रहा है उन्हीं के कदमों के पास में। तो वो कह रहे हैं कि सुनो डर हमको नहीं लगता है, क्योंकि इसको भी पता है कि एक हिंदुस्तानी ब्रिगेडियर का सम्मान कैसे करना है, तो वो भी उसके चरणों में गिरता है ना। समझ रहे हो मतलब किस लेवल का उनके पास मोटिवेशन था। लेकिन फिर भी इंसान तो इंसान ही है, लोहे का तो बना नहीं है। फिर ऐसा ही हुआ, एक गोला आकर के उनके शरीर पे डायरेक्ट उनके शरीर पे गिर गया और उनका पूरा शरीर क्षत विहत हो गया, है ना। तो ऐसे, लेकिन जब से उन्होंने चार्ज संभाला उसके आगे वो लोग कर नहीं पाए। यहाँ पे हमारे नेहरू चाचा ने कर दिया गलती। क्या गलती कर दिया? गलती ये कर दिया कि ये मुद्दा ले जाकर के वो यूएन में चले गए। वहीं पे अगर चार्ज ये हमारी सेना को दे देते कि जाओ, तो यहाँ से ये आज जो तुमको खैबर पख्तूनवा फाटा और इधर तुमको ये दिखता है ना, ये सब पूरा हमारा होता, लाहौर वगैरह सब हिंदुस्तान में होता, इधर इतना ही बसा होता, सिंध बसता और ये बलूचिस्तान बसता। हाँ, फाटा हमारे में होता, ये पंजाब हमारे में होता और ये खैबर पख्तूनवा हमारे में ही होता, इतना हमारा होता। लेकिन नेहरू चच्चा कर गलती, इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिए, यूएन में ला करके रख दिए। अब वहाँ पे ये जा करके फंस गया और आज भी फंसा हुआ है। अब ये सुलझ तभी सकता है, भारतीय सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि हाँ हमारा मुद्दा है, हम ही सुलझाएंगे। तब की सरकार और थी, अब की सरकार और है।
ये हमारा आंतरिक मुद्दा है और इसमें हम किसी भी बाहरी देश का हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तुम्हें पता होना चाहिए अभी नदी विवाद आ गया है ना। भारत सरकार ने कल ये दे दिया है डिस्क्लेमर कि 90 दिन के अंदर अगर इस पर पाकिस्तान ने अपना स्टैंड बदला नहीं तो हम सभी नदियों का पानी बंद कर देंगे। जो हमारा सिंधु समझौता है उसको हम तोड़ देंगे, उसका उल्लंघन कर देंगे और 2 बांध हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान ने यही कहा है कि वो दोनों बांध अवैध हैं। तो भारत सरकार ने कहा है ये स्टेटमेंट अपना बहुत जल्दी के जल्दी बदल लो, 90 दिन का तुमको हम दे रहे टाइम, अगर नहीं तुमने माना तो समझौता ही है सिंधु, तोड़ देंगे। इतना तुमने तोड़ा है हम भी तोड़ देंगे, जाओ पूरा पानी रोक देंगे। और पूरा पानी रोक देने मतलब समझते हो, एक तो गरीबी, ऊपर से आटा गीला, और इनका तो आटा बिल्कुल सूखा हो जाएगा, पानी भी नहीं है, आटा गीला हो तो कोई चांस ही नहीं बचेगा। तो 90 दिन, ये कल का है स्टेटमेंट। तो ये सारे हैं बवाल, यहाँ से तब से विवाद है। अब जिस दिन भारत सरकार को लगेगा कि हाँ अब हम लोग पावर में आ जाएंगे, हम लोग रुके कब तक है पता है तुमको? हम लोग काहे नहीं, अब तक मोदी जी इधर काहे नहीं हमला करा दिए, काहे नहीं ले लिए? वेट कर रहे हैं कि यूएन में स्थायी सदस्यता चाहिए, बस यूएन में स्थायी सदस्यता उसी को मिलेगी जो यूएन की सारी बातें मानता है, शांति का प्रतीक होता है। तो हम शांति के प्रतीक दुनिया को सिखा रहे हैं भैया, लड़ना किसी के पक्ष में नहीं होता है, सिखा रहे हैं। सबको बताया था 2020 वाले 21 वाले G20 में हमने बता दिया सबको कि हाँ कोई वो नहीं है। मोदी जी ने जाकर के इंडोनेशिया में बताया कि भैया लड़ाई मत करो, लड़ाई माफ करो और आगे डैश है ना। तो दिखा दिया। अब बस हमको वेट है कि कितनी जल्दी हमको क्या मिल जाए, यूएन में स्थायी सदस्यता मिल जाए, क्योंकि सदस्य तो हैं पर स्थायी नहीं है। जैसे स्थायी सदस्यता मिल जाएगी फिर हम दिखाएंगे इनको अपन क्या चीज है। हमको ये पाकिस्तान से लेने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, जा जाके पकड़ फोटो मारेंगे, बताओ इधर खाओगे इधर भी खाओगे, नाक पे खाओगे मुंह पे खाओगे। पाकिस्तान मतलब क्या यार, कुछ नहीं। तो इनसे लेने में कोई दिक्कत नहीं, बस हमको क्या चाहिए, यूएन में स्थायी सदस्यता। और तब तक के लिए हम शांत हैं। जिस दिन हमने वो सदस्यता ले ली उस दिन पाकिस्तान को दिखाएंगे कि जब हम शांत बैठे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि हम कायर हैं। जिस दिन हम उठे तो तुमको शेर की दहाड़ का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया बिल्कुल। भाग 1 में इतना ही है। भाग 1 पूरा क्लियर है। पहले में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में है भारत विदेशी सीमाओं को मिला सकता है। तीसरे में आंतरिक सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकता है, उनका नाम फेरबदल कर सकता है। और चौथे में संसद को इतनी पावर दे दी गई है कि जब भी संसद 2 और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पे काम कर रही होगी तो राष्ट्रपति भी बाध्य होगा कि वो उस पर हस्ताक्षर करे। और इसमें साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि इसके किसी भी विदेशी राज्य को मिलाने के लिए या किसी भी आंतरिक राज्य को सीमा में फेरबदल करने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए, सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत से ही ये हो जाएगा। और भाग 1 खत्म, इतना ही है भाग 1। कोई दिक्कत, कुछ याद करना है? नहीं, सिंपल सा याद है।